अच्छा, तो तुमने पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करने का सोचा है? एक अच्छी सी नौकरी। मैंने पढ़ाई किचन संभालने के लिए थोड़ी की है। अरे बाबा, वो तो ठीक है, लेकिन हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? देखो, अगर मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो? अरे मान जाएंगे, बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। नहीं, कभी नहीं। पर तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे ना? ये कैसी बात करती हो तुम भी? कभी नहीं, पहले अपने घर वालों से मिलवाओ तो सही। जल्दी, बहुत जल्दी। तुम फिर शुरू हो गई? हाँ हाँ, मैं तो हर वक्त लड़ती रहती हूँ। मुझे तो कोई और काम ही नहीं रह गया है। तुम कुछ और बात नहीं कर सकती क्या? तुम्हारे दिल में जो है तुम वही करो। यही चाहती हो ना तुम? मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? अरे प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बात पे ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। भैया, मैं आप सबकी दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे अब कभी भी ढूंढने की कोशिश मत करना। वाकई किसी भी भाई के लिए अपनी बहन का इस तरह का मैसेज पढ़कर परेशान होना लाजमी था। एसके प्रधान के साथ भी यही हुआ और उसके बाद वो सीधा दिल्ली से देहरादून पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपने जीजा से संपर्क किया और अपनी बहन की गुमशुदगी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिला तो वो सीधा पहुंच गए पुलिस स्टेशन। आज से 6 साल पहले जब इस राज से पर्दा उठा तो यकीन मानिए इस खूनी खेल ने इश्क के मायने ही बदल दिए। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं इश्क अ वॉयलेंट लव स्टोरी। तो आप राजेश हैं? जी हाँ, पर क्या हो गया? और भाई साहब आप पुलिस के साथ? राजेश, मुझे हर हाल में पता करना है कि आखिर अनुपमा है कहाँ। भाई साहब, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे नहीं पता होता है। बच्चे भी सारे दिन उसी के बारे में पूछते रहते हैं। कमाल है राजेश साहब, आपकी बीवी कहीं चली गई है और आपने पुलिस में आज तक कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कराई। सर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत कीजिए। जहाँ जहाँ वो जा सकती थी मैंने हर जगह पता कर लिया। अच्छा चलो, एक बात बताओ, आपकी लास्ट अनुपमा से बात कब हुई थी? यही कोई तकरीबन 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? अच्छा चलो, अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन अगर आपकी कभी भी अनुपमा से बात होती है तो आप हमें उसी टाइम कॉल करके बताइएगा। बातों बातों में वक्त यूं ही गुजर जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर घर से निकलने लगता है, तभी उसकी नजर घर में रखे नए फ्रीजर पर पड़ती है। फ्रीजर के ऊपरी ढक्कन पर ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने जब राजेश से फ्रीजर के बारे में सवाल पूछा तो वो घबरा जाता है। इसी के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को शक होता है और वो राजेश को फ्रीजर का ताला खोलने के लिए कहता है। इसके बाद जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर फ्रीजर का ढक्कन खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फ्रीजर के अंदर ढेरों पॉलीथीन के छोटे छोटे बैग रखे थे और जब पुलिस इंस्पेक्टर बैग खोलकर देखता है तो उसके अंदर से इंस्पेक्टर को जो मिलता है उसे देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे जितने बैग खुलते गए वैसे वैसे राजेश का सच भी बाहर आता गया। राजेश के घर के फ्रीजर का ढक्कन खुलते ही अनुपमा की गुमशुदगी का राज जमाने के सामने था। वो राज जो पिछले 2 महीने से राजेश ने अपने सीने और अपने घर में दफन करके रखा था। अब राजेश के सामने बस एक ही विकल्प था कि वो अपने गुनाहों से पर्दा खुद ही उठा दे। पुलिस ने जब राजेश से सख्ती से पूछताछ की तो राजेश ने तमाम राज उगल दिए। वो राज जिनके बारे में हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर सुनेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में मोहब्बत के मायने बदल जाएंगे। तुम फिर शुरू हो गई? हाँ हाँ, मैं तो हर वक्त लड़ती रहती हूँ। दरअसल राजेश ने 57 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर 2010 को ही अनुपमा का कत्ल कर दिया था। उस रोज दोनों मियां बीवी में फिर झगड़ा हुआ था। पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। झगड़े के दौरान राजेश ने अनुपमा को इतनी जोर से धक्का मारा था कि उसका सर पलंग के कोने से जा टकराया और वो बेहोश हो फर्श पर गिर गई थी। इसके बाद राजेश ने बेहोश अनुपमा की नाक और मुंह में तब तक रुई ठूंस कर रखी जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया।
वी स्टार्टेड येलिंग, हम दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, हाथापाई थोड़ी सी हो गई, तो मेरा हाथ उनसे लग गया, तो धक्का सा लग गया, तो उनका जो फोरहेड था, उसका जो बेड का कॉर्नर होता है उस पर लग गया। जब अनुपमा ने दम तोड़ दिया तब राजेश ने उसकी लाश को उठाकर बाथरूम में रख दिया। इसके बाद लाश 2 दिन तक बाथरूम में ही पड़ी रही, क्योंकि इस दौरान राजेश को अनुपमा की लाश को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। गुजरते वक्त के साथ राजेश को यह डर लगने लगा था कि लाश घर में पड़ी रहेगी तो बदबू फैलेगी और इस वजह से वो पकड़ा भी जा सकता है। लिहाजा उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। कमाल है, राजेश ने जिस लड़की से प्यार किया था उसे मारते वक्त राजेश के हाथ नहीं कांपे। राजेश ने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। और तो और लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका राजेश ने अख्तियार किया था उसे सुनेंगे तो दहल जाएंगे आप। क्या था वो तरीका, उसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। राजेश और अनुपमा ने लव मैरिज की थी। शादी के 11 साल साथ बिताए थे, लेकिन अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए राजेश के हाथ नहीं कांपे। राजेश ने अनुपमा के 1-2 नहीं बल्कि 70 टुकड़े किए और तो और उन टुकड़ों को अपने ही घर के फ्रीजर में दफन कर दिया। राजेश की इस हरकत को कतई जायज नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन लाश को ठिकाने लगाने का तरीका वाकई खौफनाक था। अनुपमा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजेश बाजार से एक नया डीप फ्रीजर खरीद चुका था। फिर अगले दिन उसने बाजार से लोहा काटने वाली एक आरी, पत्थर काटने वाली बिजली की मशीन और एक हथौड़ा खरीदा। और आखिरकार 2 दिन बाद जब बच्चे स्कूल गए तब राजेश ने पहली बार लाश फ्रीजर से बाहर निकाली, लाश को बाथरूम में ले गया और फिर वहां आराम से बैठकर लाश को काटने का काम शुरू किया। इसके बाद तो ये रोज का सिलसिला हो गया। इधर बच्चे स्कूल जाते, उधर वो फ्रीजर से लाश निकालकर फिर बाथरूम में टुकड़े करने बैठ जाता। हर टुकड़े को पॉलिथीन में डालता और फिर वापस उन्हें फ्रीजर में रख देता। ये सिलसिला करीब 2 हफ्ते तक चला। इस बीच राजेश जब भी घर से बाहर जाता वो फ्रीजर में रखी 1-2 पॉलिथीन बैग उठा लेता और पॉलिथीन बैग्स को जंगल में फेंक देता। एक फ्रीजर खरीदा, उसके बाद बॉडी उसमें रखी। उसके बाद जैसे ये बता रहा है कि उसका लोअर पार्ट तो इसलिए ऑलमोस्ट टुकड़े करके ये मसूरी साइड में कहीं फेंक चुका है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे अभी बरामद करने का। राजेश को रोज लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिल रहा था, लिहाजा अनुपमा की लाश के टुकड़े 57 दिनों तक घर के डीप फ्रीजर में ही पड़े रहे। इस दौरान बच्चे जब भी मां को याद करते तो राजेश उनसे यही कहता कि वो नाना नानी के घर दिल्ली गई है और जल्द ही लौट आएगी। फ्रीजर वगैरह था, जो सामान वहाँ मिला और कटर मिला, तो उससे जो हमने फिंगरप्रिंट लिफ्ट किए थे वो फिंगरप्रिंट से टैली कर गए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो सब इसके द्वारा यूज किया गया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हमारे विवेचना में मिलेगा, जो एक साइंटिफिक एविडेंस होगी और उसमें अभियोजन के टाइम पर हमें इसमें काफ़ी मदद होगी। राजेश इकबाल जुर्म कर चुका था, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी यह सवाल अधूरा था कि राजेश ने अनुपमा का कत्ल क्यों किया। आखिर वो क्या वजह थी कि राजेश मजबूर हो गया अनुपमा को मारने के लिए, और आखिर दोनों के बीच प्यार का ये रिश्ता अनुपमा की मौत के साथ क्यों खत्म हो गया। अनुपमा और राजेश ने अक्टूबर 1999 में लव मैरिज की थी। ये उनकी शादी की ही तस्वीरें हैं। शादी के बाद कुछ वक्त तक दोनों दिल्ली में रहे, क्योंकि अनुपमा अपनी एमसीए की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अनुपमा की एमसीए की डिग्री पूरी करते ही दोनों अमेरिका चले गए और बकौल राजेश उसके और अनुपमा के रिश्तों में दरार वहीं पड़ी। चूंकि अनुपमा के पास वर्किंग वीजा नहीं था, इसलिए वो राजेश से हर रोज झगड़ा करने लगी। इसी दौरान राजेश की नौकरी चली गई। दोनों एक बार फिर हिंदुस्तान वापस आ गए। अमेरिका से लौटने के बाद अनुपमा दिल्ली में रह गई, जबकि राजेश नौकरी करने कोलकाता चला गया। लेकिन वहां राजेश की जिंदगी में दूसरी महिला आ गई। रोज रोज के झगड़ों से परेशान राजेश और अनुपमा के बीच एक दूरी आ चुकी थी। इसलिए राजेश और उसकी इस नई महिला मित्र के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई।
लेकिन जब अनुपमा को इस बारे में पता चला तो उसने राजेश को वापस आने के लिए कहा। कोलकाता से लौटने के बाद राजेश और अनुपमा ने देहरादून जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की, लेकिन उनके रिश्ते बद से बदतर होते चले गए। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया और यहाँ तक कि अनुपमा ने राजेश के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कर दिया। बाद में तय हुआ कि राजेश अनुपमा को हर महीने गुजारा भत्ते के तौर पर 20,000 रुपए देगा और फिर 17 अक्टूबर 2010 के रोज दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार दोनों में होने वाला ये झगड़ा आखिरी साबित हुआ। पश्चाताप है अपने बच्चों को अनाथ करने का। मतलब मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। अभी शायद वो उनको इतना प्यार नहीं मिलेगा जो माँ बाप दे सकते हैं। मेरा उनसे बहुत प्यार था, बहुत मैं उनको बहुत चाहता था, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि ये सब हो गया है और बाकी लेट द लॉस है। इस सनसनीखेज वारदात को गुजरे 6 साल हो चुके हैं और पिछले 6 साल से ये मामला देहरादून की निचली अदालत में चल रहा है और पिछले 6 साल से ही अनुपमा को इंसाफ का इंतजार है। हालांकि राजेश अभी जेल में बंद है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ।